हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो देखो, मैं यात्रा पे गई थी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस कारण 6 दिन तक आपके लिए वीडियो में नहीं शेयर कर पाई। बट डोंट वरी, अब मेरी जो वीडियोस हैं वो डेली आएंगी, ठीक है। देखो, मैं आपको 70% कोर्स जो है कंप्लीट करा चुकी हूँ और अब हमारा 30% है और हमारे एग्ज़ाम में अभी 25 डेज है, ठीक है। 7 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है। तो इसके हिसाब से मैं आगे का आपको जो आगे का सिलेबस में बहुत ही ईजिली आपको करा दूंगी। तो अब तक मैं आपको बीजेक तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बैंक उद्गम, परिभाषा, कार्य एवं महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक है क्या। ठीक है, बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को दूसरे व्यक्तियों के पारस्परिक भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। सेपर्स ने कहा था इस, ठीक है। डेफिनेशन को छोड़िए, सबसे पहले ना आप बैंक का मीनिंग बताइए। बैंक का मीनिंग क्या होता है, बैंक क्या होता है। देखो सॉरी, देखो, आपने पावर बैंक का नाम सुना है। पावर बैंक, ठीक है। पावर बैंक क्या होता है, जब आप अपने घर पर होते हैं तो आप इसको लाइट से चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज कर लिया आपने इसको। अब आप सफर के लिए निकल गए। अब आप सफर के लिए निकल गए और आपने क्या किया, आपने क्या किया, अब आपका फोन डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे, अपने फोन को इस पावर बैंक के थ्रू चार्ज कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपको एक तरह से ना आपने इसमें अपनी लाइट्स को कलेक्ट किया और टाइम टू टाइम आप उसको चार्ज पर लगाते रहिए, ठीक है। तो आपने, जब आपके पास लाइट्स थी तो आपने इसको चार्ज कर लिया और अब आपके पास लाइट्स नहीं है तो आप इससे लाइट्स को वापस ले लेंगे। सेम यदि मैं इन्वर्टर के ऊपर देखो, जैसे इन्वर्टर तो सभी के घर होगा, चलो पावर बैंक नहीं होता है सभी के पास, इन्वर्टर मोस्टली होता है, ठीक है। इन्वर्टर है, आपने क्या किया, आपकी जब घर में लाइट आ रही थी तो आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया और जब लाइट चली गई तब आप इस इन्वर्टर में से लाइट को ले सकते हैं ना। सेम इसी तरह बैंक का कार्य होता है हमारा। बैंक जो होता है, देखो, बैंक जो होता है, जब व्यक्ति के पास धन होता है तो बैंक में वो जमा कर देता है और जब उसके पास धन की कमी होती है, जब उसे धन की नीड होती है तो वो अपने बैंक से टाइम टू टाइम वापस ले लेता है। इस पर बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। तो ये हमारा बैंक का अर्थ है मोस्टली। तो अब बात है हमारी कि बैंक क्या है। मेनली देखो, बैंक का जो कार्य है वो है, बैंक लोगों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनको देता है। बट टाइम चेंज होता गया, बैंक का कार्य जो है बढ़ते चले गए, ठीक है। काम का जो बैंक है उसके कार्य में प्रसार होता रहा, तो इसलिए बैंक में अब बहुत से काम जुड़ चुके हैं, जैसे लोन दे, जैसे आपकी प्रतिभूतियों का विक्रय करना, बहुत सी ऐसे वर्क है ना। इसी तरह अब क्या होता है, इसी तरह क्या होता है, बैंक जो होता है वो हमारी जिम्मेदारी स्वीकार करता है और मेनली वो हमारे उन्हें जरूरत पड़ने पर वापस करता है। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। देखो, बैंक शब्द की उत्पत्ति हुई थी इटालियन भाषा के बैंको से हुई थी। कहाँ से हुई थी, इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ बैंक से लगाया जाता है, ठीक है। याद रखना, देखो इटालियन भाषा थी, कहाँ से हुई, बैंको शब्द से, और जिसका अर्थ क्या है, बेंच, क्या है। अच्छा, बेंच क्यों है भाई बेंच, तो इसकी भी बात हम आगे करते हैं। देखो, इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है बेंच। प्राचीन काल में रोम के जो महाजन थे, कहाँ के भाई, रोम के महाजन, उन्हें बेंच पर बैठकर रुपये के लेन देन का कार्य करते थे तथा बेंचों पर ही विभिन्न प्रकार के सिक्के इसलिए सजाते थे ताकि जनता को यह पता चल सके कि वे रुपये के लेन देन का कार्य करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम इस बात को समझ लेते हैं। देखो भाई,
ये है रोम, है ना। मैं रोम की बात हुई यहाँ पे। रोम के महाजन होते थे। तो रोम के महाजन पता है क्या करते थे? रोम के महाजन थे जो, वो लाइन से ऐसे लाइन से बैठे रहते थे, है ना। और मेज रहता था, यहाँ पे मेज रखते थे, ये मेज है, ठीक है, ये मेज है। तो वो क्या करते थे, मेज पर बहुत सारे सिक्के रखते थे इस तरीके से, ठीक है। और ये बैठे हैं महाजन चेयर डाल के, ठीक है। तो सामने अपने पैसे और सिक्के रखते थे। अब यहाँ के जो आने जाने वाले लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो इनसे ये पैसा लेते थे, ठीक है। यानी कि वो एक तरह से चेंज कर लेते थे पैसों को। इस तरीके से ओवरऑल ये क्या करते थे, आने जाने वाले लोगों को ये पैसे कन्वर्ट करके देते थे, या फिर उन्हें उधार देते थे, ठीक है। उधार भी दे देते थे कि जाओ मेरे पास से पैसे ले जाओ और बाद में दे देना मुझे, ठीक है। इस तरीके से एक तरह से पैसों का भी व्यापार करते थे। तो बैठकर लेन देन करते थे पैसों का। तथा बेंचों पर विभिन्न प्रकार के सिक्के इसलिए सजाते थे ताकि जनता को यह पता चल सके कि वे रुपये के लेन देन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। परंतु एक विद्वान हुए मैक्लियोड, कौन? मैक्लियोड एक विद्वान हुए, इस विचारधारा का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने मना कर दिया इसके। कहा कि बैंक वास्तविक अर्थ एक ढेर अथवा पहाड़ से है। भाई बैंक का अर्थ इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बैंक का जो वास्तविक अर्थ है वो बेंच ना होकर वो है ढेर अथवा पहाड़, यानी क्या, यानी कि बहुत बड़ा ढेर। क्योंकि हम कहीं पर भी किसी भी चीज का ढेर लगाते हैं तो वो पहाड़ की तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह मैक्लियोड ने क्या कहा कि बैंक का शब्द बेंच नहीं है बल्कि इसका शब्द अर्थ है ढेर या पहाड़, तथा यह शब्द लोगों द्वारा एकत्र किए गए कोष का परिचालन है। क्या बताया गया है इसका अर्थ? कि लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए कोष का परिचालन है। परिचालन यानी कि उसको आदान प्रदान करना। फिर अब बैंक की उत्पत्ति के संबंध में एक दूसरी विचारधारा भी है। इसके अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मनी भाषा के बैंक शब्द से हुई थी। कहाँ से भाई? जर्मनी भाषा के बैंक शब्द से मानी जाती है। बैंक शब्द का अर्थ होता है मिश्रित पूंजी। क्या होता है? मिश्रित पूंजी, क्योंकि यहाँ पे पूंजी का मिश्रण रहता है, ठीक है। इस शब्द से बिक्री इस शब्द से बैंकों शब्द की रचना हुई है। किस शब्द से हुई है बैंकों की रचना? बताओ। जर्मनी की। यानी कि इस शब्द से बैंकों शब्द की रचना हुई है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टैनन, किसने? टैनन के अनुसार दूसरी विचारधारा ही अधिक उपयुक्त मालूम होती है। यानी कि जो मैक्लियोड ने विचारधारा लाए थे, यानी कि तो उसमें इन्होंने कहा था, जो हमारे टैनन है उन्होंने भी यही कहा कि भाई बैंक का शब्द अर्थ है वो है हमारा पहाड़, है ना, या ढेर, ठीक है। तो इस विचारधारा से हमारे टैनन भी प्रभावित हुए थे। अधिक उपयुक्त मालूम होता है। इस कारण यह है कि बहुत समय तक इटली देश का एक बड़ा भाग जर्मन राज्य के अधिकार में था। संभवत है यह इसी समय के दौरान बैंक शब्द के बैंकों में बदल दिया गया। इंग्लैंड में यह शब्द बैंकों के नाम से 17वीं शताब्दी का प्रयोग किया गया है, किंतु बाद में बैंकों शब्द का सही प्रयोग बैंक किया गया, यानी कि ओवरऑल ये बैंक में किया गया है। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं बैंक शब्द का अर्थ क्या है। देखिए काफी कुछ है इसमें, बट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको फिलहाल वही पढ़ाऊंगी, क्योंकि 45 दिन के कोर्स में बहुत ज्यादा डीपली आपको न तो नीड है पढ़ने की, और वैसे भी आपके एग्जाम में जो आएगा मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ आपको। अब है हमारा बैंक का अर्थ एवं परिभाषा। साधारण बोलचाल में बैंक से राशि एक ऐसी संस्था से माना जाता है जो व्यक्तियों से मुद्रा जमा के रूप में प्राप्त करती है तथा व्यापारी व उद्योगपतियों एवं सामान्य जनता को ऋण देकर तथा अग्रिम के रूप में रुपये उधार देती है। यानी कि क्या करते हैं, जनता का रुपया जमा करती है, और फिर कोई उद्योगपति होता है या सामान्य जनता ही कोई भी होता है या व्यापारी होता है, उसको अग्रिम के रूप में धन देती है। यानी कि ओवरऑल ये क्या करती है, आपकी जमाओं को स्वीकार करती है और आपको लोन वगैरह भी देती है।
ठीक है। आधुनिक समय में बैंक के कार्य क्षेत्र को देखते हुए बैंकों को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। कार्य, क्योंकि आधुनिक बैंकों का कार्य क्षेत्र इतना व्यापक एवं विशाल हो गया है कि किसी भी एक परिभाषा में वर्णित करना संभव नहीं है। भाई मैंने जैसे कि आपको बताया था, जो हमारा मुख्य कार्य है बैंक का, वो है जमाई स्वीकारना करना तथा लोगों को धन देना। लेकिन आज का जो युग है, इसने बैंक को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया है कि इसके लिए बैंक की संस्थाओं की जो कार्य है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसीलिए इसकी डेफिनेशन को सही वर्णन करना बहुत टफ है, बट आप फिर भी कर सकते हैं। जैसे कि कीनले ने ये कहा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को रुपया देती है जिनकी आवश्यकताएं हैं, तथा उन व्यक्तियों से जमाई स्वीकार करती है जिनके पास अतिरिक्त रुपया होता है। फिर आप प्रोफेसर केंट के अनुसार भी कर सकते हैं। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्य कार्य सामान्य जनता की निष्क्रिय मुद्रा संचय करके दूसरे को व्यय के लिए उधार देना है। ये भी आप याद कर सकते हैं। वोल्टर के अनुसार भी आप याद कर सकते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से जमा के रूप में धनराशि लेने के लिए समय तैयार रहती है तथा जमाकर्ताओं के उनके द्वारा लिखे गए चेकों के माध्यम से इसकी धनराशि वापस करती है। फिर आप भारतीय कंपनीज अधिनियम, इम्पोर्टेंट है ये याद कर लेना, ठीक है। भारतीय बैंकिंग कंपनीज अधिनियम 1949 है ना, 1949 के अनुसार क्या है भाई बैंक? देखो, बैंक एक ऐसी संस्था है या कंपनी है जो मुद्रा को उधार देने या निवेश करते हेतु उसे जनता में जमा कर प्राप्त करती हैं तथा इससे भुगतान मांगने पर या चेक, ड्राफ्ट, आदेश आदि द्वारा करवाता है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन है। आप किसी भी एक डेफिनेशन को याद कर लेना। फिर हमारी उचित परिभाषा। उपयुक्त परिभाषाओं को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि ये वर्णनात्मक है, अर्थात इनमें परिभाषक स्थान का वर्णन का अधिक महत्व दिया गया है। कार्यों की परिभाषाओं को आधार मानकर माना गया है। यह एक उचित परिभाषक के व्यवहारिक आधार पर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बैंक एक व्यक्ति अथवा संस्था है जो मुद्रा तथा साख संबंधी व्यवसाय का कार्य करती है। बैंक व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति भी आपके पैसों को जमा करके, जैसे आप कहीं से उधार पैसे लेते हो वो भी ले सकते हो। जैसे महाजन होते हैं, है ना, ये जो होते हैं बैंकर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये भी एक तरह से बैंक का ही कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम बैंक के कार्यों की बात करेंगे। बैंक की जो सेवाएं हैं, जो कार्य है, वो क्या है। देखो, बैंक के कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर टोमस ने लिखा है, बैंक साख नियंत्रणों का निकासी और नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं। ऋण और अग्रिम के रूप में साख का नियमित करते हैं। ऋण योग्य ओवरऑल आपको देखो क्या करना है, आप मोस्टली क्या करेंगे, बैंक के कार्यों का उल्लेख प्रोफेसर टॉमस ने लिखा है। फिर आप क्या करेंगे, देखो जो बैंक के कार्य हैं वो हमारे 4 भागों में विस्तृत है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा प्राथमिक कार्य, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन। फिर हमारा एजेंसी संबंधी कार्य यानी कि एजेंसी फंक्शन। फिर है हमारा सामान्य उपयोगी संबंधी कार्य यानी कि जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। फिर है हमारा आधुनिक कार्य। ठीक है, कितने भागों में है भाई, 4 भाग है इसके। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक कार्य की, यानी कि आधुनिक बैंक निम्नलिखित में मुख्य कार्य करता है। भाई देखो, प्राथमिक कार्य यानी कि बैंक के जो मेन कार्य है, जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, जो हमारा मुख्य वर्क है बैंक का, उसकी हम बात करते हैं, जो हमारे प्राइमरी वर्क कहलाता है। ठीक है, क्या है भाई, जमा के रूप में धन स्वीकार करना। कुछ भी हो, ओवरऑल बैंक का मोस्टली वर्क क्या है, जमा के रूप में धन स्वीकार करना। ठीक है, आधुनिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य जनता से जमा के रूप में धन स्वीकार करना है, उधार लेना है ना। और बैंक की महत्वपूर्ण पूंजी का अधिकांश भाग जमा द्वारा ही प्राप्त होता है। इससे जनता को 3 लाभ प्राप्त होते हैं। क्या क्या, जनता द्वारा बचाई हुई धनराशि बैंक में रहती है, उन्हें कुछ ब्याज भी मिलता है, इससे लोगों में बचत की आदत पड़ जाती है। ठीक है, बैंक जमाकर्ताओं का रुपया निकालने का अधिकार देता है, क्योंकि रुपयों का असली मालिक ग्राहक ही होता है। ठीक है, या आप कुछ लर्न कर लेना। क्या होता है भाई, जनता में जो है बचत की भावना बढ़ती है। ठीक है,
बैंक जमाकर्ताओं को रुपये निकालने का अधिकार देता है, क्योंकि रुपये का असली मालिक कौन होता है? ग्राहक ही होता है। उन्हें कुछ ब्याज भी मिलता है, जिससे लोगों में बचत की आदत पड़ जाती है। ठीक है। फिर है हमारा सावधि जमा खाता। अच्छा देखो, मैंने आपको ना बैंक में खाता खोलने की विधियां पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा फिक्स डिपॉजिट क्या है और करंट अकाउंट क्या है। क्योंकि बैंक में जो खाता खुलते हैं वो दो प्रकार से खुलते हैं, सावधि जमा खाता, चालू जमा खाता, जो कि मैं आपको पहले भी डेफिनेशन बता चुकी हूँ। फिक्स्ड डिपॉजिट फंक्शंस क्या होता है? इस खाते में निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है, यानी कि ओवरऑल इसमें निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, आपको एक निश्चित टाइम पर ही इसमें पैसा मिलता है। दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट, जिस जो हमारे व्यापारी होते हैं वो इसका यूज मोस्टली करते हैं। करंट अकाउंट क्या होता है? आप दिन कितने भी बार इसमें पैसा जमा कर सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसमें छोटी सी आप इनके बारे में डेफिनेशन लिख लेना। फिर है हमारा बचत बैंक खाता। ठीक है, बचत बैंक खाता, देखो इनको दोबारा दोबारा एक्सप्लेनेशन देने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको ये सब कुछ बता चुकी हूँ। घरेलू गुल्लक खाता ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बार बार कराने से देखो टाइम ही आपका बढ़ेगा और क्लास का भी टाइम बढ़ेगा। तो इसको तो आप अपनी फर्स्ट या सेकंड जिसमें मैंने आपको चेकों का वर्णन कराया होगा या आपके विनिमय का वर्णन या बैंक से रिलेटेड जो भी मैंने आपको पढ़ाया होगा, वहां पर मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम जो बातें करेंगे वो करेंगे हमारी दूसरा जो कार्य है। और वैसे भी ना यदि कार्य बैंक के पूछे गए हैं तो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, प्राथमिक कार्य में आपका क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जमा के रूप में धन स्वीकार करना, तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो और ज्यादा करोगे तो नाम खोलकर यदि आपको कहा भी गया हो तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हो, जो कि मैं आपको बताई थी। ये आपको 8 हेडिंग इसके अंदर है, तो आप इसको लगभग यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आप इसको कर सकते हैं 5 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड हमारा वर्क है वो है हमारा ऋण देना। भाई बैंक क्या करता है? लोगों को ऋण देता है। ठीक है, जैसे बैंक, अच्छी एक बात बताओ, बैंक के पास 8,000 खत्ते हैं, है ना? 8,000 लोग वहां पे बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तो वो पैसे जो जमा कराते हैं वो बैंक वाले उसका क्या करते हैं? बैंक वाले उसे किसी और को दे देते हैं। ठीक है, कि कोई किसी को लोन की जरूरत होती है, लोन के अकॉर्डिंग देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि यदि आपके पैसों में से निकाल के वे वहां पे पैसे दे देंगे तो वो आपको वापस नहीं देंगे। जी नहीं, आपका पैसा जैसा है वो जो का तो रहेगा। ठीक है, बस उसके पास कलेक्ट हो जाता है, तो वो उस पैसों को लोन के रूप में वितरण कर देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? लोग ऋण देने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे अधिविकर्ष के रूप में भी वो ऋण दे सकता है, ओवरड्राफ्ट जिसमें बोलते हैं, है ना? कैसे करता है कि आप जैसे आपके बैंक में पैसे कम हैं और आप बैंक को बोल सकते हो कि मुझे इतनी धनराशि चाहिए, तो वो ओवरऑल आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में भी पैसा दे सकता है। नगद साख, व्यापारी बैंक से अपनी आवश्यकता अनुसार रकम उधार लेने का समझौता कर लेते हैं। यह रकम उस व्यापारी के खाते में जमा कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि नगद साख भी दे सकते हैं। साधारण ऋण या अग्रिम, भाई सिंपल लोन जो होता है वो भी देता है, अग्रिम पैसा भी देता है, एडवांस भी देता है पैसा, है ना? वो बात अलग है कि बहुत टिपिकल्ट होता है, क्योंकि एकदम आसानी से नहीं मिलता बैंक से अग्रिम पैसा, या आसानी से नहीं मिलता। वो तो जब बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं के लिए ज्यादा मोस्टली सुविधाएं होती है, आम जनता के लिए नहीं होता है। जो हमारा या फिर फिक्स जो एफडी वाले होते हैं उनका भी लिए नहीं होता है। ठीक है, अब है हमारा विनिमय पत्रों का भुनाना। भाई यहाँ पर क्या होता है? विनिमय पत्रों को भी भुना सकते हैं। जैसे आपको कोई बिल हुआ, आपको कोई चेक हुई, आपकी कोई हुंडी हुई, बिल या हुंडी हुई, इन सब को आप क्या कर सकते हैं? आप इन सब को भुना भी सकते हैं, यानी कि पैसे में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारा सेकंड जो है वो है हमारा एजेंसी से संबंधित कार्य। एजेंसी यानी कि जो आपका कार्य, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड जो भी हमारे कार्य है। ठीक है, देखो भाई, बैंक एजेंट के रूप में निम्नलिखित कार्य करता है, यानी कि वो एक तरह से क्या करता है? आपके लिए एक एजेंट का भी कार्य करता है। ठीक है, एजेंसी का भी कार्य करता है। तो वो किस तरीके से करेगा ये हम अब पढ़ते हैं। देखो भाई, वो सबसे पहले क्या करेगा? जो जितनी भी बिल होंगी, हुंडी तथा चेक आदि का कार्य होगा वो उसको वसूल करेगा, यानी कि
जितने भी हमारे बिल्स होंगे, चेक होंगे या हुंडीज होगी, वो उन सब का भुगतान स्वीकार करेगा। तो एक तरह से क्या कर रहा है, वो आपका एजेंट बनकर कार्य कर रहा है। फिर है हमारा बिल हुंडियों को भुनाना, वो बिल हुंडियों को भुनाया भी था, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ना, कि विनिमय पत्रों को भुनाना, ये सब भी कार्य वो करता है। भुनाने का मतलब होता है पैसे में कन्वर्ट करना। फिर अंश ऋण पत्रों का क्रय विक्रय, वो कब क्या करता है, जितने शेयर्स होते हैं, जितने हमारे डिबेंचर्स होते हैं, उनको बेचता भी है, उनका क्रय विक्रय भी करते हैं। ब्याज व लाभांश वसूल करना, भाई वो ग्राहकों से ग्राहकों से ऋण पत्रों पर ब्याज तथा अंश पत्रों पर लाभांश भी वसूलता है। नेक्स्ट है हमारा बीमा किस्त। एक मिनट भाई, बीमा किस्त चुकाना, ये क्या करता है, हमारे जैसे बिल्स होते हैं, आपने आजकल देखा होगा ऑनलाइन बिल्स जो हो रहे हैं जमा, ये क्या करता है, हमारे बिल्स को भी किस्त भी हमारी चुका सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आर्थिक संपत्ति देना। बैंक अपने ग्राहकों के विषय में अच्छी आर्थिक संपत्ति देकर उनकी व्यापारिक साख एवं प्रतिष्ठा को दृढ़ बनाता है। ठीक है, साथ ही बैंक अपने ग्राहकों के लिए दूसरे व्यक्तियों की साख संबंधी जानकारी भी प्राप्त करता है। प्रतिनिधित्व की तरह कार्य करना, यह प्रतिनिधित्व की तरह कार्य करता है, जैसे पासपोर्ट वगैरह की सुविधाएं देता है, बहुत सी सुविधाएं ये प्रदान करता है ग्राहक को। सामान्य उपयोगिता, अच्छा फिर क्या है इसमें, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य क्या है, यानी कि जनरल यूटिलिटी। यदि मैं बात के तौर, बैंक क्या करता है, बैंक नोट भी जारी करता है। ठीक है, और कौन सा बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, साख प्रमाण पत्रों तथा अन्य पत्रों को भी जारी करता है। बहुत से प्रमाण पत्र होते हैं जो जो जैसे कि यात्री प्रमाण पत्र हुआ, बैंक व्यापारियों के साख प्रमाण पत्र एवं यात्रियों की यात्री चेक जारी करते हैं। बहुत से ऐसे प्रमाण पत्र होते हैं जो हमारे बैंक ही उसको लागू करता है, बैंक ही उसका निर्गमन करता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, भाई विदेशी मोस्टली है, ये मोस्ट है। विदेशी विनिमय, जैसे हमें अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करना है या डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो उससे क्या होगा, ये कहाँ पे जाकर होगा, ये भी हमारे बैंक में जाकर ही होगा। ठीक है, हमारी भारतीय मुद्रा क्या है, भारतीय मुद्रा है हमारी रुपया, है ना, और अमेरिका में जाके ये चेंज करेंगे, डॉलर के रूप में उसको लेंगे, तो डॉलर है ना, अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है, तो वो अमेरिका के रुपये में प्राप्त कन्वर्ट करना। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि भाई जब आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको पैसे कन्वर्ट जरूर कराने पड़ेंगे अपने, क्योंकि आप उन पैसों से अमेरिका में रहकर कुछ भी खरीद नहीं सकते, क्योंकि वहां पर डॉलर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा करना। बहुमूल्य वस्तु, जैसे आजकल क्या होने लगा, बैंक जो है, बैंक हमें क्या क्या देने लगा, बैंक हमें हमारे पैसे भी देता है, लोन भी लेता है, बहुत सारे ऐसे कार्य है जो वो करता है, एजेंट का भी कार्य करता है। तो फिर वो क्या करता है, एक जैसे हमारी कोई बहुमूल्य वस्तु, बहुमूल्य क्या आता है, जिसका बहुत ज्यादा रेट होता है, जो बहुत मूल्यवान होती है, जैसे आपके गोल्ड की चैन हो गई, कुंडल्स हो गए, कुछ भी ज्वेलरी हो गई, ठीक है, डायमंड ज्वेलरी हो गई, तो वो क्या करता है, वो बैंक में उसको सुरक्षित रखता है, और आपको एक तरह से ना बैंक में अपने वस्तुओं को सिक्योर रखने में सेफ्टी मिलती है। ठीक है, तो ये कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रुपये का हस्तांतरण। भाई बैंक जो होता है रुपये का हस्तांतरण भी करता है, जैसे आप अपने शहर में और आपके दूसरे शहर में किसी को पैसे भेजने हैं, आप क्या करोगे, अपने बैंक के थ्रू उसको ट्रांसफर करा दोगे। ठीक है, सरकार तथा अन्य संस्थाओं के ऋण का अभिगोपन करना, बैंक सरकार तथा अन्य व्यापारीय संस्थाओं से ऋण को प्राप्त करने में अभिगोपन का कार्य करती है, क्योंकि इनके द्वारा ऋणों को प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिलती है, यानी कि ऋणों को भी वसूलता है। नेक्स्ट हमारा व्यापारिक सूचना तथा आंकड़े एकत्रित करना। भाई व्यापारों की सूचना एकत्रित करना, यानी कि कितनी मांग है, कुछ बड़े बड़े व्यापार संबंधी आंकड़े व सूचना एकत्रित करते हैं। इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित करने अथवा मांगने पर बैंक अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, साख का निर्माण करना। सेरियस के अनुसार बैंक केवल एक द्रव्य जुटाने वाली संस्था ही नहीं है, वरन द्रव्य की निर्माता भी है, यानी कि यह साख का भी निर्माण करती है। ठीक है,
वह नकद जमा तथा साख जमा द्वारा तथा प्रतिभूतियों का चेक द्वारा भुगतान करके साख का निर्माण करती है। अतः हम कह सकते हैं कि बैंक उस स्थान पर काटते हैं जहां पर बोते नहीं। वे नकद जमा की अपेक्षा कई गुना रुपया उधार देकर साख का निर्माण का कार्य करते हैं। फिर है हमारे आधुनिक कार्य, ठीक है। अब है हमारे आधुनिक कार्य। भाई आधुनिक कार्य क्या है? स्वचालित टेलर मशीन, एटीएम सबसे बड़ी बात है। देखो एटीएम क्या होता है, आधुनिक कार्य क्या होते हैं जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो हमारे मॉडर्न तरीके से जो हमारे कार्य है। सबसे पहले है एटीएम, ठीक है। भाई ये क्या करता है, हमारे इसने हमें एटीएम की सुविधा भी दी, यानी कि आप कहीं भी जाकर आपको डायरेक्ट अपने बैंक से ही संपर्क करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा एटीएम मशीन जहाँ पर होती है, आप वहां से भी इसको अपने पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एटीएम की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, तो क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। नेक्स्ट अब अच्छा, एटीएम में क्या होता है, आपको एक मास्टर कार्ड की जरूरत होती है और उस मास्टर कार्ड में आपको वो भी हमारे बैंक जनरेट करके देता है हमें, यानी कि आपका एक एटीएम कार्ड होता है। आप एटीएम मशीन में उसको लगाएंगे, अपना पिन पासवर्ड डालेंगे और आप उससे पैसे निकाल सकते हैं। ये पासवर्ड केवल और केवल उसी व्यक्ति को पता रहता है जिसका बैंक में खाता होता है तथा जिसका वो एटीएम होता है। ये जो नंबर्स होता है, जो ये पिन नंबर्स होता है, वो भी आपको बैंक वाले ही जनरेट कर कर देते हैं, ठीक है। एटीएम में आप इतना ही कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। भाई क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा हमारे बैंक वाले हमें देते हैं। ये क्या होता है? एक तरह से साख पत्र होता है। इन साख पत्रों के आधार पर इनका धारक देश विदेश में कहीं भी अधिकृत विभागीय भंडार, होटल, हवाई जहाज आदि से बिना रकम चुकाए माल या सेवा प्राप्त कर सकता है। यानी कि ओवरऑल क्या करेगा वो, बैंक से उसकी जो है अमाउंट कटती रहेगी। और ये बैंक ना क्या करता है, कभी कभी यदि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स पूरी होती हैं तो वो और भी सुविधाएं देता है, आपको लोन्स वगैरह भी देता है। ओवरऑल आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमूर्तीकरण यानी कि डिमांड। अब तो मोस्टली इसका कम है यूज। वर्तमान में सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार लगभग समस्त प्रमुख कंपनियों में अमूर्तीकरण अपना खाता खोल देता है की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें किसी कंपनी के अंशों के संबंध में अंशधारी जितने होते हैं, यानी कि डिमेट जितने होते हैं, सेवा देने वाले बैंक में अपना खाता खोल लेता है तथा जब भी वह अंशों में लेन देन करता है तो इसे अंश प्रमाण पत्रों के हस्तांतरण की आवश्यकता पड़ती है। केवल खातों में प्रविष्टि से ही अंशों का हस्तांतरण हो जाता है। इस कार्य में बैंकों को भी पर्याप्त लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ई क्लियरिंग, यानी कि इसमें इंटरनेट सुविधा द्वारा चेकों व विनिमय का समाशोधन किया जाता है, ठीक है। यानी कि समाशोधन यानी कि ठीक किया जाता है। ओवरऑल जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं उसको विनिमय पत्र को संशोधन किया जाता है। फिर है हमारा ई सेवा यानी कि ई सर्विस। बैंक इंटरनेट के माध्यम से अपने ग्राहकों को जो सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें ई सेवा के नाम से जाना जाता है। अब बैंक ई कॉमर्स द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से व्यावसायिक सूचना एवं ज्ञान को आदान प्रदान करना है। ये हमारे वर्क थे जो कि हमारे बैंकों के कार्य थे। अब आपको क्या करना है, देखो भाई आपको इनकी हेडिंग्स पढ़नी है अच्छे से। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, आपसे एकदम से तो याद नहीं होगा। छोटी छोटी हेडिंग पढ़ो, उनके अंदर सब कुछ लिखो। मैंने आपको क्लियरिंग समझा दिया है कि क्या क्या है, ठीक है। इतना डीपली लिखने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा और शॉर्ट करके आपको ये पढ़ा दूंगी लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा ये जो भी जान सकते हैं कि जो ऑनलाइन का भी आप इसमें थोड़ा जान सकते हैं, क्योंकि आधुनिकता की बात हुई है, ठीक है। तो आधुनिक में तमें क्या चल रहा है, जैसे फोन पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, आप इनके बारे में भी बहुत सी बातें लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये हमारे बैंकों का वर्गीकरण या प्रकार, जो कि मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी, ठीक है। हमारे व्यापारिक बैंक क्या है, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। जैसे कि आप ये देख सकते हो औद्योगिक बैंक क्या है। अच्छा ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछ ले जाता है कि व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।